वेलकम बैक। आईबीसी के ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और आज हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस के मुख्य हिस्सा कौन कौन से होते हैं। एज यू नो दैट इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश यू नीड बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए और उस बेसिक ग्रामर में आज हम लेकर आए हैं सेंटेंस के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन। सेंटेंस में मुख्य रूप से आप देखेंगे दो हिस्सा होता है। सेंटेंस में मुख्य रूप से आप देखेंगे दो हिस्सा होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। कौन कौन से दो हिस्सा होता है? एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज अ डॉक्टर। अब देखिए डिफरेंट कलर्स में हमने दिया हुआ है। राम, राम इसका सब्जेक्ट है और इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट मुख्य रूप से वो हिस्सा होता है जिसे हम कर्ता कहते हैं, जो क्रिया करने वाला होता है उस हिस्सा को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट वो हिस्सा होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो राम इज अ डॉक्टर में राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर क्या हुआ? प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि राम के बारे में बताता है कि राम कौन है, क्या है। तो राम इज अ डॉक्टर में राम सब्जेक्ट एंड इज अ डॉक्टर प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से आप देखेंगे मोहन कम शेयर में मोहन सब्जेक्ट है और कम शेयर प्रेडिकेट है। यहाँ पर प्रेडिकेट का हिंदी जानना जरूरी नहीं है, वैसे हिंदी होता है विधेय, बट आप ये समझे कि सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताई जाती है वो प्रेडिकेट होता है। या यूं समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के अलावा जो भी हिस्सा बच जाता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सभी चीजों को हम प्रेडिकेट कहते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई सब्जेक्ट हो गया, गोइंग टू दिल्ली प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में एक और खासियत होती है कि इसमें एक न एक वर्ब का होना अनिवार्य होता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इज वर्ब है, यहाँ पे कम्स वर्ब है, यहाँ पे गोइंग वर्ब है, यहाँ पे एक छूटा हुआ है आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ एम और गोइंग दोनों वर्ब है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट्स के बारे में और डिटेल्स में जानने की जरूरत है। आप जानते हो कि किसी भी चीज के बारे में अगर उसका सही इस्तेमाल करना है तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट्स के बारे में आपके पास चार चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पहला नंबर, दूसरा जेंडर, तीसरा पर्सन और चौथा केस। तो स्टेप बाय स्टेप इन चारों चीजों के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि इन चारों चीजों की जानकारी हमें होगी तभी हम सब्जेक्ट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उन्हें ग्रामर के पैटर्न के थ्रू सीखना होता है। तो उनके लिए एटलीस्ट बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है। तो लेट्स स्टडी द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर दो प्रकार के होते हैं। सिंगुलर नंबर, आप जानते हैं कि सिंगुलर नंबर होता है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? जैसे जैसे एक चीज का बहुत होता है, बुक, हाउस, इटीसी। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। प्लूरल नंबर क्या होता है? मोर देन वन, एक से अधिक चीजों का जब बोध कराते हैं तो उसे प्लूरल कहते हैं। तो सब्जेक्ट को प्रयोग करने के लिए, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। इसे संबंधित बहुत सारे बेसिक रूल्स होते हैं, जिसका अध्ययन आप डेप्थ में करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन ग्रामर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बेसिक स्पोकन के लिए बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं है। तो आप देखें, बुक, बुक का प्लूरल क्या होता है? बुक्स। हाउस का प्लूरल क्या होता है? हाउसेस। तो बुक भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बुक्स भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। हमें मालूम होना चाहिए कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। चलिए, सब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट जो हमारी जानकारी होनी चाहिए वो है जेंडर। आप जानते होंगे पहले से भी कि जेंडर चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर उस जेंडर को कहते हैं जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, मेल का बोध होता है, बॉय, ऑक्स,
जितने भी पुरुष जाति का बोध कराने वाले वर्ड्स हैं वो सब में सब मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। फेमिनाइन जेंडर फीमेल का बोध कराते हैं, स्त्री का बोध कराते हैं, जैसे गर्ल, काउ, इटीसी। कॉमन जेंडर की बात करें तो कॉमन मतलब होता है उभय लिंग, मतलब जो दोनों के लिए हो, मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे टीचर, जब हम टीचर बोलते हैं तो उससे किसी लड़की को भी हम टीचर बोल सकते हैं, किसी लड़का को भी टीचर बोल सकते हैं, उसके लिए अलग अलग शब्द नहीं है। इस तरह से डॉक्टर, डॉक्टर दोनों के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में जनरली नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब निर्जीव चीज, जैसे बुक, पेन, हाउस, इटीसी। हालांकि इसमें बहुत छोटे छोटे जीव जंतु को भी ले लिया जाता है जिसका जेंडर निर्धारित करना आसान नहीं हो, तो वैसे छोटे छोटे सजीव को भी न्यूट्रल जेंडर में लिया जाता है। तो मोटे तौर पे आपने ये समझ लिया कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पर्सन्स। आप बचपन से कई बार पढ़ चुके होंगे पर्सन्स। पर्सन्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं, सिंगुलर नंबर एवं प्लूरल नंबर में। पर्सन्स आप जानते हैं 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला व्यक्ति, जैसे सिंगुलर में हो गया आई, प्लूरल में हो गया वी, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, सुनने वाला व्यक्ति, यू, यू, सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू होता है। एंड थर्ड पर्सन की बात करें तो जिसके बारे में हम बात करते हैं, सिंगुलर में हो गया ही, शी, इट, और नाउन में से सिंगुलर नेम हो सकते हैं, और प्लूरल की बात करें तो दे या नेम्स। तो इस तरह से पर्सन्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट्स किस पर्सन में है आपको मालूम होना चाहिए, और ये भी मालूम होना चाहिए कि जो पर्सन में है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब चलते हैं केस। केस का बहुत डेप्थ में हम यहाँ स्टडी नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं जिससे कि हमें स्पोकन इंग्लिश में हेल्प मिले। बहुत ज़्यादा डेप्थ अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास जो लाइव होती है एकदम ऑफलाइन जैसा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। केस को अभी हम मात्र 3 पार्ट्स में बांटेंगे, हालांकि इसके 5 पार्ट्स होते हैं, बट हमारे स्पोकन क्लास के लिए 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। The first one is nominative case, second possessive case, and the third is objective case. जी हाँ, केस को 3 पार्ट्स में बांटते हैं: नॉमिनेटिव, पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव। एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहला लेते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस का ही दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। आप नॉमिनेटिव केस कह लीजिए या सब्जेक्टिव केस कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। क्या होता है नॉमिनेटिव केस या क्या होता है सब्जेक्टिव केस, ये देखते हैं। अगर आप देखोगे सब्जेक्टिव तो आपको एक बात समझ में आएगा, ये वर्ड बना हुआ है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट से बने केस को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। या यूं कह लीजिए, किसी भी वाक्य में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढ लेंगे और उस सब्जेक्ट को ही कह देंगे कि वह सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है। देखिए, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड इन नॉमिनेटिव केस। आप देखो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट हियर। किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस में होता है, वही सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय में सब्जेक्ट कौन सा है, राम। आई एम हैप्पी में सब्जेक्ट क्या है, आई। यू ईट में सब्जेक्ट क्या है, यू। तो ये सब्जेक्ट्स है, तो यही तीनों क्या हो जाएंगे, किस केस में हो जाएंगे, नॉमिनेटिव केस में हो जाएंगे। या इसी को राम, आई, यू को नॉमिनेटिव केस भी कर सकते हैं, या आप इसको सब्जेक्टिव केस भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस में होता है या सब्जेक्टिव केस में होता है। नेक्स्ट जो हमारा केस आता है वो होता है पोसेसिव केस। तो वो पोसेसिव, पोसेस का मतलब होता है संबंध व अधिकार। इसका मतलब होता है संबंध व अधिकार।
तो पॉसेसिव केस देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऐसा ऐसा शब्द जो संबंध व अधिकार बताए पॉसेसिव केस कहलाता है। ऐसा शब्द जो संबंध व अधिकार बताता है पॉसेसिव केस में कहलाता है। पॉसेसिव केस हमारा दो प्रकार का होता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। जी हाँ, पॉसेसिव केस दो प्रकार का होता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। आप जानते हैं पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, संबंध व अधिकार। तो चलिए हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन थोड़े से यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं पॉसेसिव संबंध व अधिकार बताने वाले हिंदी शब्द कौन कौन होता है। हिंदी में आप देखेंगे मेरा, तुम्हारा, आपका इत्यादि। तो यही शब्द है जो पॉसेसिव केस में होता है, मेरा, तुम्हारा, आपका, उसका, उनका, उन लोगों का। और यही सारे शब्द पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है और पॉसेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है। लेकिन कैसे काम करता है, लेट्स सी। सबसे पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव देखते हैं। देखिए, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका इत्यादि जब किसी नाउन से पहले आता है, जब किसी नाउन से पहले आता है, तब इन सभी शब्दों को क्या कहते हैं, हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आकर इस नाउन की विशेषता बतलाते हैं, इसलिए इनका नाम एडजेक्टिव पड़ गया। और चूंकि मेरा, तुम्हारा, हमारा, इससे क्या संबंध व अधिकार का बोध होता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पॉसेसिव। तो इस तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका। लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव ये तब कहलाएगा जब इसका प्रयोग किसी न किसी नाउन से पहले होगा। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं, हिंदी में पहले एग्जाम्पल्स लेते हैं। यह मेरी किताब है, आप देखो किताब यहाँ पे नाउन है, इससे पहले मेरी आ गया। वह हमारा घर है, घर नाउन है, इससे पहले हमारा आ गया। वह उसका भाई है, भाई नाउन है और उससे पहले उसका आ गया। तो निश्चित रूप से ये सारे शब्द मेरी, हमारा, उसका क्या कहलाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव का है। अब हमें इंग्लिश में मालूम होना चाहिए कि पॉसेसिव एडजेक्टिव में मेरा, मेरी, हमारा, उसका का इंग्लिश क्या होता है। दिस इज माई बुक, यहां पर आप देखेंगे माई हो गया। दैट इज आवर हाउस, आवर हो गया। ही इज हर ब्रदर, ब्रदर हो गया। तो माई, आवर, हर, ये सबके सब क्या कहलाएंगे, पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। लेकिन तभी पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाएंगे जब इसका प्रयोग किसी न किसी नाउन से पहले हुआ रहेगा। इसका हम एक चार्ट देखेंगे जिसमें कि सभी नॉमिनेटिव और पॉसेसिव के वर्ड्स हमारे पास मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन का। मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका इत्यादि जब अकेले आता है, अकेले आता है इसका मतलब हुआ कि जस्ट उसके बाद कोई नाउन नहीं होता है, तो उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। याद रखने वाली बात है कि मेरा, तुम्हारा, हमारा, उसका, उनका, इस सब के बाद कोई नाउन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर कोई नाउन नहीं है तब ये सारे शब्द पॉसेसिव प्रोनाउन का। चलिए देख लेते हैं, यह घर हमारा है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारा अकेले है, हमारा के बाद कोई नाउन नहीं है। जबकि ऊपर देखिए हमारा में क्या है, हमारा के बाद घर नाउन है। तो ये डिफरेंस आपको नजर आना चाहिए। तो यह घर हमारा है, यह किताब तुम्हारी है, नाउन इससे पहले आ गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं होना चाहिए। तुम्हारी है, यह कलम उसकी है। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा, तुम्हारी, उसकी के जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये सभी संबंध व अधिकार बताने वाले शब्द को हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहेंगे। चलिए इसका इंग्लिश देख लेते हैं। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। दिस बुक इज योर्स, यह किताब तुम्हारी है। दिस पेन इज हर्स, यह कलम उसकी है। आपको अब दिमाग में आ रहा होगा कि उसकी के लिए हर्स कहाँ से आ गया, यहाँ योर्स कहाँ से आ गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि आगे हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें सभी पूरे केस का नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव तीनों केस का सारे वर्ड्स देख लेंगे। तो आई होप कि आपको इस तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन
में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू स्पीक इन इंग्लिश यू मस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कौन कौन से वर्ड्स पोसेसिव प्रोनाउन है। अब इससे पहले आपने देखा कि संबंध व अधिकार बताने के लिए हम क्या करते हैं। अभी देखते हैं कि अगर एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध व अधिकार बताना हो तब हम क्या करेंगे। चलिए दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया राम का भाई, ठीक है। तो आप देखो यहाँ राम एक नाउन है और भाई एक नाउन है। तो राम का भाई जब हम कहते हैं तो इसमें राम और इसके भाई के बीच में संबंध व अधिकार का बोल रहा है। राम क्या है? नाउन है। भाई क्या है? नाउन है। और इस दोनों के बीच संबंध व अधिकार बताने के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? का। तो आप देखेंगे दो नाउन्स के बीच में संबंध व अधिकार के लिए हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं का, के, की। दो चीज का प्रयोग करते हैं का, के, की। एक बात यहां ध्यान देने की है कि जैसे मैं बोलता हूं मेरा भाई, आप देखो मेरा भाई बोला तो इसमें दो ही शब्द था। दो ही शब्द क्यों था? क्योंकि मेरा शब्द ऐसा है जिसमें संबंध व अधिकार बताने का गुण है, लेकिन यहाँ तो दो अलग अलग नाउन है। राम का भाई या किताब के पढ़ने, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो मेरा में संबंध व अधिकार बताने का गुण था, इसलिए इसमें कोई और अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी, कोई अव्यय की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन राम नाउन है और भाई नाउन है, तो हिंदी में संबंध व अधिकार बताने के लिए हम यूज करते हैं का, के, की। अब हमें देखना है कि इसका प्रयोग हम इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो हमारा सवाल ये हो गया कि नाउन्स के बीच में संबंध व अधिकार बताना। तो सबसे पहले नाउन्स के बीच में संबंध व अधिकार बताने के लिए हम नाउन्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक लिविंग थिंग्स और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है सजीव। जी हाँ, सजीव। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि ग्रामर में मानव एवं जानवर को ही सजीव माना जाता है, बाकी सबको निर्जीव माना जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स माना जाता है। और साइंस के हिसाब से आप इसमें सजीव निर्जीव नहीं मान सकते। तो लिविंग थिंग्स जैसे राम, मोहन, ये सब लिविंग थिंग्स हो गया। नॉन लिविंग थिंग्स किताब, पढ़ने, हाउस, बुक, पेन, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। तो चलिए देखते हैं कि का, के लिए लिविंग थिंग्स में क्या करते हैं। इसके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं कि वर्ड के अंत में एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे हमने कहा राम का भाई, राम क्या है? लिविंग है, सजीव है, तो इसलिए इसके वर्ड के अंत में क्या लगा दिया हमने? एपोस्ट्रोफी एस। देखो राम्स ब्रदर, राम का भाई, राम्स ब्रदर, ठीक है। जिस वर्ड का अंतिम अक्षर यदि एस या सी ई हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि किसी वर्ड में अंत में ऑलरेडी एस है या सी ई है, तो उसमें केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगे। जैसे दोस्तों का व्यवहार, तो दोस्तों के लिए सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स लिखेंगे। अब काके की के लिए क्या करेंगे? केवल एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और तब क्या हो गया? बिहेवियर, तो फ्रेंड्स बिहेवियर। इस तरह से कॉन्शियंस सेक आता है जिसके अंत में सी ई होता है। तो कॉमनली स्पोकन के बच्चों को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, एपोस्ट्रोफी एस की। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में हमें क्या करने की जरूरत है। एक एग्जांपल लिखते हैं, इस टेबल की टांगे। देखो जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो काके की से पहले वाले वर्ड को ध्यान देना है, इसका नॉन लिविंग थिंग्स होना जरूरी है। तो टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास काके की के लिए होता है ऑफ। लिविंग थिंग्स सजीव में क्या होता है? एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में काके की के लिए क्या होता है? ऑफ। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रूल्स जानना जरूरी है। सबसे पहला फर्स्ट रूल ये है कि का, के, की से बाद वाले शब्द को पहले तथा पहले वाले शब्द को बाद में रखते हैं। आप देखो हिंदी में क्या है? फर्स्ट क्या है? टेबल है,
और उसके बाद क्या है, टांगे। लेकिन इंग्लिश में प्रयोग करते वक्त क्या किया हमने, पहले उल्टा कर दिया, पहले टांगों को ले आया और बाद में हमने किसको कर दिया, टेबल को कर दिया। तो काके की के पहले वाले शब्द को बाद में और बाद वाले शब्द को पहले रखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि हमेशा द से शुरू करते हैं। आप देखो इस टेबल की टांगे में हमने किसी से शुरू किया, द से शुरू किया। हाँ, सीधा सीधा नाउन को हम नहीं छोड़ सकते हैं, द के जगह पे दिस दैट दीज दो जैसा भी हो सकता है, बट जनरली द से शुरू करते हैं। और काके की के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब। अब तो ये बन गया द लेग्स ऑफ दिस टेबल। अब हमें आगे वाक्य बनाना होगा, तो क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग ऑफ से पहले वाले नाउन के अनुसार करेंगे। देखिए कैसे होता है, द लेग्स ऑफ दिस टेबल। अभी तो सब्जेक्ट बन गया द लेग्स ऑफ दिस टेबल, अगर हमें वर्ब लगाना है तो आर करेंगे, क्योंकि टेबल के हिसाब से करते तब तो ईज लगाते, लेकिन हमारा रूल कहता है कि प्रीपोजिशन जो लगा हो, प्रीपोजिशन से बना हुआ वर्ड हो, तो उससे पहले वाले वर्ड के आधार पर ही वर्ब लगाएंगे। द लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन, टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रोकन, ठीक है। द लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन, इस टेबल की टांगे टूटी हुई है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स में कैसे काके की का प्रयोग करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे काके की का प्रयोग करते हैं। तो स्पोकन के लिए इतनी जानकारी काफी है, जबकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए अगर आप पढ़ेंगे इसी चीज को तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट से समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट से बने हुए केस को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऑब्जेक्ट से बने हुए केस को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। देखो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो हालांकि ये शाब्दिक अर्थ है वस्तु, बट केस के मायने में ऑब्जेक्ट का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो एक सब्जेक्ट है, वो क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया का फल किस पे पड़ता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। तो इसके क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वही होता है ऑब्जेक्ट। कर्ता क्या हो गया, डूअर, डू मीन्स करना, डूअर मीन्स करने वाला, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब क्रिया का प्रभाव भुगतने वाला, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, कर्ता की क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स सी व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करेंगे और जो जवाब आएगा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और निश्चित रूप से जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो वस्तु होगा, और क्रिया से पहले किसको लगाकर प्रश्न करेंगे और उसे जो जवाब मिलेगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आपको व्यक्ति मिलेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम मुझे एक कलम देता है। राम मुझे एक कलम देता है, तो आप सबसे पहले देखिए क्रिया करने वाला कौन है, राम है। तो क्रिया करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मुझे और दूसरा एक कलम। अब देता है क्या है, वर्ब है, देना, ना वाला वर्ब होता है। तो अगर हम प्रश्न करेंगे क्या देता है, तो कलम देता है, तो कलम क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको देता है, तो मुझे देता है, इनडायरेक्ट हो गया। आप देखिए डायरेक्ट में वस्तु है कलम, इनडायरेक्ट में क्या है, मुझे, व्यक्ति है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव केस को भी पहचान कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल, बड़ा कॉमन एग्जांपल है वो लेते हैं, राम इट्स अ मैंगो। राम एक आम खाता है। तो इसमें आप देखो राम क्रिया कर रहा है और इस क्रिया का असर किस पे पड़ेगा, ये मैंगो पे। तो ये मैंगो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इस तरह से आपको अलग अलग बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर के प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी किस प्रकार के ऑब्जेक्ट है इसकी पहचान करने आ जाए। बेसिक जानकारी आपको होगी, तो आगे चलकर हम जो स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं, आप
ग्रामेटिकली करेक्ट बोलेंगे, और जब आप ग्रामेटिकली करेक्ट बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। और एक सेंटेंस लिया हमने, राम गिव्स मी ए पेन, इसी का इंग्लिश बना दिया, राम मुझे एक कलम देता है। तो अगर इसमें अलग अलग वर्ड है जिसको हमने अलग अलग रंगों से हाईलाइट भी किया है, इसका अलग अलग नामाकरण हम करते हैं। तो नामाकरण करते हुए हम देखते हैं, राम सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। गिव्स वर्ब है, वर्ब किस केस में होता है? जाहिर सी बात है, वर्ब का अपना पार्ट होता है, उसका केस नहीं होता है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है? व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए मी से व्यक्ति का बोध हो रहा है। और लास्ट में क्या है हमारे पास? ए पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव केस समझ लिया, ऑब्जेक्टिव केस के प्रकार आपने समझ लिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये समझ लिया, और इसके साथ ही आपने 2-3 चीज और समझ लिया। नॉमिनेटिव केस क्या है, पोसेसिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्ट के बारे में आपने समझ लिया, ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लिया। बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब हमें आगे देखेंगे कि कोई भी प्रोनाउन है या नाउन है तो उसका विभिन्न केस में चार्ट क्या है। तो हम एक चार्ट लेते हैं और देखते हैं कि अलग अलग केसेस में क्या क्या होता है। ये आप देखेंगे कि केस में हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट वाला जो हिस्सा है ये हो गया। देन आफ्टर पोसेसिव में 2 हो गया, एक एडजेक्टिव एक प्रोनाउन, और तीसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। आप यहाँ देखिए नॉमिनेटिव केस में आई आता है, मैं, और पोसेसिव एडजेक्टिव में माई। आप जानते हैं कि पोसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले प्रयोग होता है, इसलिए हमने सबके साथ यहाँ नाउन दे दिया, माई। और जब बिना नाउन का प्रयोग करना होता है तो हम प्रयोग करते हैं माइन, और ऑब्जेक्टिव केस में हम प्रयोग करते हैं मी। तो आई, माई, माइन, मी। वी, आवर, आवर्स, अस। यू, योर, योर्स, यू। ही, हिज, हिज, हिम। शी, हर, हर्स, हर। इट, इट्स, इसमें कुछ नहीं लगेगा। इट, दे, दियर, दियर्स, देम, हु, हुज, एंड ऑब्जेक्टिव केस में whom। तो इस तरह से आपका केस का चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार और आपको बता दूं, ये हमने नट सेल में केस आपको बता दिया जिससे कि स्पोकन में हेल्प मिल जाए। डिटेल्स में अगर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहते हैं या बेसिक से लेकर पूरी एडवांस ग्रामर तक पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप स्पोकन क्लास के लिए डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स का भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं, स्पोकन के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा mycoaching.co.in। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ग्रामर का वीडियो स्पोकन के लिए पूरी सीरीज में आपको मिल जाए और आप पढ़ते रहें इस तरह से, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।